अपने आप में बटोरने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने साल 2010 में ओपन मैगजीन से बात में अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया था कि शूटिंग के दौरान उन्हें एक कभी नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसी तरीके से, उसी परिवार से जो शूटिंग हो रही थी, उसी परिवार, उस जो कहानी था, उस परिवार से वो उभर कर निकले थे। उन्हें लग रहा था कि वो जी चुके हैं, वही कहानी दोहरा रहे हैं। वो अपनी कहानी समझ रहा था, जो उस फिल्म में शूटिंग हो रहा था उसे अपनी ही दैनीय जिंदगी में जो भी उनके साथ गुजर रहा था, वो अपने आप में सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का फिल्म बन रहा है। ये मेरी अपनी कहानी जैसी थी। इस सड़कों पर बसे भारत का जीवन था, ये वो जीवन था जो मृत्यु से अलग नहीं था। और मैंने इसे, इस ज़िंदगी से जिया है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से परखा है। ऐसी ज़िंदगी में मैं जी चुका हूँ। उन्होंने इस फिल्म में अपने वो स्टार रघुवीर यादव, नाना पाटेकर, अनीता कंवर के बारे में कहा था कि उन्होंने उनकी मदद की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें सीखने को भी मिली। बहुत ऐसे चीज़ें उन्होंने बताया कि जिस चीज़ को हम नहीं भी जानते थे, उस चीज़ से हम यहाँ वाकिफ़ हुए। जो चीज़ से हम अनजान थे, ऐसा लगता था कि ऐसा होता भी नहीं है, उस चीज़ को हमें सीखने को मिला। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करके कहा कि 52 दिनों की शूटिंग के पूरी शूटिंग 52 दिनों में हुई थी और 52 दिन की शूटिंग का उनको 15,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। वो इतना खुश थे कि किसी को बयां भी नहीं कर सकता था। वो उनकी खुशी का पारा नहीं था। वो घर, सभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्त को, सभी को उन्होंने बताया कि आज मेरी फिल्म हिट हो गई और मैं पूरी फिल्म में मेन लीड रोल में हूँ। और उसका मेहनता 15,000 रुपये में मिला। शूटिंग के बाद मैं फिल्म देखने जाता, मुंबई के स्ट्रीट फूड का मज़ा भी लेता। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और जब राष्ट्रपति ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाई तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन मेरा वो सपना अचानक टूट गया। फिल्म की टीम वापस लौट गई और सभी बिखर गया। कोई भी एक लड़का ज़मीन से उठकर राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, उनसे राष्ट्रपति का पुरस्कार ले। एक आदमी राष्ट्रपति तक जाने के लिए कितने बार सोचता है, कितने बार होता है। वो लड़का इतनी आसानी से राष्ट्रपति तक पहुंचा, अवार्ड लिया, उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, आप एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब उसके सपने टूट गए, सब बिखर गए, तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा, इसका भी आप ही को अनुमान लगाना होगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति पुरस्कार तक आप अनुमान लगा सकते हैं, तो बिखरने का भी अनुमान आप ही को लगाना होगा। उन्होंने कहा, मैं करीब 8 महीने तक मुंबई की गलियों में घूमता रहा। प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। जब किसी का किस्मत साथ देता है तो आपने देखा होगा या इनकी कहानी से अनुभव हुआ होगा कि जो 2 दिन का भूखा लड़का को डायरेक्ट कोई परी आती है, एक औरत आती है, हाथों हाथ उठाती है, एक फिल्म का सुपरस्टार कास्टिंग कर देता है, जो 52 दिनों तक चलता है और उसका एक उस समय का मेहनत 15,000 रुपया होता है। लेकिन एक वक्त होता है जब आप मांगते हैं तो कोई आपको पूछता तक नहीं है। उस समय आप पे क्या गुजरता है, ये तो आप जानेंगे या तो ऊपर वाला ही जानेगा। लेकिन किस्मत ने, उन्होंने बोला, मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जब मैं बम्बई वापस आया तो सलाम मुंबई के बारे में कई खबरें अखबारों में थी। इस फिल्म को किसी न किसी अवार्ड के लिए चुना ही जाता रहा और कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। किसी ने मुझे
इन अवार्ड्स के लिए नहीं बुलाया। कौन बुलाता है? आपको जो आपकी मेहनत है, आपको 15,000 रुपया मिल गया, बात तो फिर ख़त्म हो गई। ये फिल्मी दुनिया है, रात गई बात गई, कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप अखबार में नहीं, पूरे होर्डिंग में भी रहिए तो भी नहीं। आप तो देख रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, फिर भी आपको दुनिया पूछ नहीं रही है। आप रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गए। आपने देखा कि क्या क्या नहीं हुआ। आपको क्या लगा कि आपकी वजह से फिल्म चल रही है तो आपको बुलाया जाएगा? ये फिल्म दुनिया है, यहाँ कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, बोलते कुछ और हैं। किसी ने इनको नहीं बुलाया। जब हर फंक्शन में भी होने लगा तो भी इनको नहीं बुलाने लगा। मैं सिर्फ तब गया जब मुझे दिल्ली में नेशनल अवार्ड के लिए बुलाया गया था। स्वाभाविक है, क्योंकि आप ही पे पूरी फिल्म केंद्रित था, आप ही पे पूरी फिल्म चल रही थी। तो आपको एक्टिंग के लिए तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना ही था। बाकी जो सराहना थी वो तो डायरेक्टर और राइटर का था। और वाहवाही अगर जो आप लूटते तो फिर वो क्या करते? फिर तो उनको कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि वो भी तो अपने आप को हकदार मान रहे थे कि ये फिल्म का राइटिंग मैंने किया, मेकिंग मैंने किया। आप तो सिर्फ एक कठपुतली थे, जैसा उन्होंने बोला आप करते गए। आपकी भी वाहवाही हुई, इसके वजह से आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। नहीं तो आपको कौन पूछता? उन्होंने कहा कि मैं मुंबई के अनगिनत फिल्म स्टूडियो में भी गया। स्वाभाविक है, एक जब स्ट्रगल करता है, जब काम खोजता है, तो कोई ऐसी गली, कोई ऐसा स्टूडियो, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता जहां वो अपना फोटोग्राफ नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसकी उम्मीदें इतनी बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए। और उसे लड़के को तो और उम्मीद बढ़ जाती है जो एक पूरी फिल्म कर चुका हो और राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका हो। कितने लोग तो इसलिए भी गिराना चाहते हैं कि अच्छा तुमने राष्ट्रपति पुरस्कार लिया, तुमने इतने बड़ी फिल्म कर दी, आपकी तो कोई बिसात ही नहीं है। अब देखते हैं इसको कौन काम देता है। आप दर दर ठोकर खाटते रहो। क्यों देगा आपको काम? क्या कारण है आप में? क्यों आप पे पैसा लगाएगा करोड़ों रुपया? कुछ तो वजह होगा। कोई आप बड़े एक्टर के बेटा हो कि आप उनको हेल्प करेंगे पैसे से, फाइनेंस करेंगे पैसे से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी पकड़, कुछ तो होगी आपकी पकड़। आज जितने भी एक्टर हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में माहिर हैं। या तो पैसे लगाने में माहिर हैं, या तो आपको रिलीज करवाने में माहिर हैं, कहीं न कहीं तो अपने आप में वो दिग्गज हैं तो ही मार्केट में टिके हुए हैं। नहीं तो कितने आए कितने गए, आया राम गया राम, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। कितने तो बाचमैनी कर रहे हैं, कितने तो ऐसे हैं जो अपने आप को बताना नहीं चाहते हैं कि मैं क्या क्या हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सीरियल फिल्म एक नहीं 80 किए हुए हैं, 80, और वो खाने को मोहताज हैं। मुंबई उन्होंने छोड़ चुका, मुंबई को सलाम बोल चुका, इस फिल्मी दुनिया को बाय बाय टाटा बोल चुका कि अब ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उनको था उनमें कुछ दम, मुंबई वालों ने, फिल्म वालों ने उनको चूस लिया। आप फिर ऐसा करके छोड़ दिया कि आप ना घर के रहे ना घाट के। अब आपके साथ क्या होगा ये तो आप जानो या तो ऊपर वाला जाने। अगर आप में थोड़ी समझदारी होगी तो आपने पैसे बचाए होंगे तो कुछ ना कुछ साइड से बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जिन्होंने 40-40, 50-50 फिल्में की है, साइड से कोई होटल चला रहे हैं, कोई स्टूडियो चला रहे हैं, कोई कुछ खोल के बैठे हैं। क्यों? उनको पता है चांदनी सिर्फ एक रात, अंधेरी रात कितना? 15 दिन। इस चीज़ को हर किसी को बात मान लेनी होगी, तभी ज़िंदगी में कोई बंदा सक्सेस होता है। इसलिए वो बंदे ने कौन सा ऐसा स्टूडियो था जो उन्होंने नहीं गया होगा।
मैं उन अखबारों की कटिंग लेकर भी जाता था। मैं क्या बोला, आप कटिंग नहीं, आप अपना फोटोग्राफ, पूरा ऑडियो, पूरी फिल्म भी बताएंगे तो भी काम नहीं देगा। जिसने मेरा जिक्र था, कई बार तो ऐसा हुआ कि एक जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ने पेपर की कतरों को देखा और मेरी तस्वीर देखी और थोड़ा मुस्कुराया और क्या पूछा, ऐसा सवाल पूछा जो सीने को चीरते हुए निकल गया, खाना खाए हो आज कि नहीं? क्या पूछा उसने? जूनियर एक्टर ने एक अच्छे एक्टर की जब वक्त खराब होती है तो पूछता, आज के दिन आपने खाना खाया कि नहीं? उस समय आपको कैसा लगा होगा? ये अपने आप में तारीफ़ वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है। हालांकि इस फिल्म के बाद रफ़ीक एक और फिल्म में भी दिखे थे और वो भी गौतम घोष की पतंग था। साल 1993 में उन्होंने मुंबई के हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं अभी बोल चुका हूँ आपको कि कितने ऐसे लोग हैं जो मुंबई को अलविदा कह चुके हैं, छोड़ दिया और फाइनली बेंगलोर में लौट आए। फिल्मी दुनिया के पैतरों से हार मानकर उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी शुरू कर दिया। मरता आदमी क्या नहीं करता। कहते हैं कि जब जिस पे चूता है वही छाड़ता है। जब आपके सामने विपत्ति पड़ी रहेगी तो एक्टिंग क्या, सभी चीज़ भूल जाएंगे। आपको लगेगा ये सब बेकार है। बस चंद रुपयों के लिए आप बोलेंगे कि भाई मुझे कुछ भी काम करना है, करने दो। उन्होंने ओपनली मैगजीन में ये भी बताया कि कभी कभी सलाम मुंबई फिल्म एक बुरे सपने जैसा लगता है। वो तो चांदनी, क्या बोला आपको, चांदनी एक रात, पूनम की जो रात होती है सिर्फ एक रात, उसमें आप जितना खुशियाँ बटोरना है बटोर लीजिए। 15 दिन के लिए आपको रोशनी चाहिए तो उसी से निकालना होगा, एक दिन से। बाकी तो आपको पता है अंधेरी रात होती है। यह फिल्म खुद एक बुरा सपना था, किसी को भी बुरा लगेगा। जो आपको सिर्फ एक झटके में ऊपर से पहुंचा के नीचे गिरा दे, वो एक सपना नहीं, सपना भी नहीं दिखेगा। सपना भी तो जो हकीकत कुछ लगता है, लेकिन ये तो एकदम ख़त्म हो गया। वो असली भारत है। 15 मिनट की शोहरत और उसके बाद कुछ ना मिलना एक बुरे सपने का बराबर है। एक बार पहचान, पैसा, कामयाबी की चाहत लग जाए तो यह आपके लिए दिल की और दिमाग में घर कर जाती है। किसी को वो एक बार लत लग जाए, और भी मुंबई के चकाचौंध दुनिया, और भी फिल्मी दुनिया, तो आपको तो ऐसा आभास होगा कि इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। हमसे बड़ा तो अब कोई हो, हम तो बुलंदी तक छू लिए। मेन कास्ट रोल, मेन एक्टिंग, राष्ट्रपति पुरस्कार, फिल्म अवार्ड। आप समझ रहे हैं इसको कि क्या होता है ये चीज़। मैंने फिल्मों की चकाचौंध की एक झलक देखी थी। मैंने इन मौक़ों को अपनी गली मोहल्ले वाली ज़िंदगी से बाहर निकलने के रास्ते को तौर पर देखा और मैं जी रहा था। उन्होंने इसलिए उस चीज़ को अपनाया क्योंकि उसी चीज़ से उन्होंने आया भी था। अगर जो नहीं आते तो जो उन्होंने 2 बार आत्महत्या का बुरा सपना देखा या आत्महत्या करने की कोशिश की, वो कर ही डालते। नहीं तो उनमें जो हिम्मत थी, वो पहली ज़िंदगी उन्होंने जो जी थी, उसी का एक उनके पास तजुर्बा था कि हम कुछ कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों में आज़ाद होने की बेचैनी में उन्हें जैसे पागल कर दिया। एक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी हताशा मेरे आरे आ गई थी, फिर यही मेरी किस्मत है। साल 1990 के दशक शुरुआत तक मुझे पता चल गया था कि मुंबई में मेरा समय ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि वो दिन इतने बुरे थे कि 2 बार खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश किया था।
यहाँ तक कि मुंबई में जब उन्होंने स्ट्रगल करते करते थक गए तो भी दरिया किनारे, समुद्र किनारे जाकर उन्होंने आत्महत्या का बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपना किस्सा खोल कर सुनाया और कहा कि उन्होंने मुंबई की चौपाटी बीच पर समुद्र में कूदने की कोशिश की थी। फिर इस किसी पर बार बेंगलोर में जहर खाने की भी कोशिश की। शरीफ ने कहा कि वो 1994 में बेंगलोर वापस आ गए और 1996 तक जीविका के लिए ऑटो रिक्शा उन्होंने चलाया। 1990 के दशक के बीच रफ़ीक के 4 बच्चे थे। उनमें से 2 वे उनकी तरह स्कूल छोड़ दिया था। साल 2013 में डीएनए से बातचीत में उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों। कोई भी नहीं चाहता कि अर्श से फर्श तक आए। एक बार जो मैंने देख लिया, हमारे बच्चे ना देखें। शायद मैं इस एक तरफ के रूप में भी अपना कैरियर बना सकता था। मैं मेरे हाथ में मौजूदा स्क्रिप्ट को फाड़ सकता था। यही उन्होंने बोला कि चाहता तो मैं और भी कुछ कर सकता था, लेकिन अब मैं वो ज़िंदगी जीने के लिए नहीं हूँ। रफ़ीक ने आखिरकार में ऑटो चलाना छोड़ दिया और कन्नड़ शोज में टेलीविज़न के रूप में काम करने लगा। उन्होंने कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी बस यही लौट आई है जहाँ से मैंने इसे छोड़ा था। जब मैं मुंबई के लिए ट्रेन चढ़ा था तब एक अलग सपना था। जब यहाँ पे लौट चुका हूँ तो एक अलग सपना है। कभी भी किसी को भी अगर ऊपर से नीचे जाता, कभी भी कोई भी बंदा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने में बहुत फ़ायदे हैं। हर सीढ़ी का आपका ज्ञान है कि एक सीढ़ी के बाद दूसरा क्या देगा अनुभव, तीसरे क्या अनुभव देगा, चौथे क्या अनुभव देगा, पाँचवा क्या अनुभव देगा। अगर आप एक सीढ़ी से डायरेक्ट ऊपर सीढ़ी पे पहुँचे, अब बीच में जो गैपिंग आपके साथ हुआ, आप मानेंगे कि एक वक्त आएगा कि ऐसा अंधेरा आपके सामने छा जाएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मेरे साथ आखिर ऐसा ऊपर वाले ने क्यों किया। और जो होगा वो इतना भयावह होगा कि आपके दुश्मन के साथ भी ना हो। आप अगर जो तेज हैं, तर्रार हैं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप ऊपर एक बार में जाने की कोशिश ना करें।